तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब होम्योपैथिक क्लास ख़त्म होती है तो लगता है अब काफ़ी दिनों के बाद आएगी, जब आती है तो लगता है कल ही ख़त्म हुई थी। क्या हाल है? ठीक है, सब आ गए? तमाम पुराने स्टॉलवर्ड्स आ चुके हैं माशाल्लाह। क्या कर रहे पढ़ रहे थे हम? मरकरी, ठीक है। अल्सरेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, ये बता चुका हूँ मैं। आँखों की कटार, फॉगी विजन। हाँ, फॉगी विजन। इसके साथ ये भी देखें कि इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया और अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया। हाइपर सेंसिटिव टू लाइट, रोशनी से बहुत ज़ूद हिस्सी है इस दवा में। आँखों से बहुत पानी बहना, आमतौर पर जो गर्मियों में आँख दुखने का नक्शा सामने आता है, अक्सर हमारे जो गर्म ममालिक में होता रहता है, उसकी टिपिकल तस्वीर है ये मर्कसॉल। और अगर डिस्टिंक्टिव फीचर्स और कोई ना हो, किसी ख़ास दवा की तरफ इशारा न कर रहे हो, तो मर्कसॉल आँखों की अमूमी बीमारियों में, जिसे उर्दू में सिर्फ आँख दुखना कहा जाता है, आँख आई हुई है, आँख दुख गई, उसमें काम आती है, बहुत अच्छी है। लेकिन एक इसका गहरा असर भी है जो मरकौर से मिलता है। मरकौर के मुतालिक आपको मैंने बताया था कि अगर किसी ने गलती से सूरज की तरफ देख लिया हो ग्रहण के ज़माने में, ये समझ के कि रोशनी उसकी हल्की हो गई है, तो उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो सीधी आँख में जाके पड़ती हैं और वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं कॉर्निया के लिए। कॉर्निया के सीमेंट को खा जाती हैं और उसके नतीजे में, कॉर्निया नहीं, जो है रेटिना के सीमेंट को, जो पिछली उसके झिल्ली है और सामने वाली झिल्ली जिसमें सेल्स हैं, पिछली झिल्ली से वो ऑप्टिक नर्व है जो लगी हुई है साथ, उसकी शाखें वहाँ फैली हुई होती हैं चरण, वो तस्वीर को उस झिल्ली के ज़रिए मुंतकिल करता है पीछे दिमाग में रेटिना। अगर ये सूरज को नंगी आँख से देखा जाए या सूरज को ग्रहण के ज़माने में भी गौर से देखा जाए, या फिर वेल्डिंग का नज़ारा पसंद आए और आदमी खड़े होकर उसको देखे किस तरह तेज़ शोले निकलते हैं, तो दोनों सूरतों में कॉर्निया का सीमेंट खाया जाता है, बोदा हो जाता है। रेटिना का, पहले इतना कॉर्निया आ चुका है दिमाग में वही हिस्सा होता रहा है। रेटिना का सीमेंट खाया जाता है और मुश्किल ये है कि फ़ौरन नहीं पता चलता, बल्कि बाज़ दफ़ा कई साल में आहिस्ता आहिस्ता ये असर डेवलप होता है, ज़ाहिर होता है। और इस तरह लेवी जिल्द के पर्दे को छोड़ देती है और फुले जगह जगह उभार से निकलाते हैं। वही हाल ये आँख के रेटिना का करती है। नतीजतन कहीं ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, कहीं दाईं तरफ का विजन ख़त्म हो गया, कहीं बाईं तरफ का, कहीं जगह जगह ब्लैक स्पॉट्स आ गए और रफ्ता रफ्ता ये आदमी फिर बिल्कुल अंधा हो जाता है। और ऐसे अंधापन का कोई इलाज मालूम नहीं है। आजकल कोशिश करते हैं इसके ज़रिए लेज़र बीम्स के ज़रिए, लेकिन उसमें भी बहुत मामूली कामयाबी है, क्योंकि अक्सर कुछ देर फ़ैल होने के बाद फिर वो दोबारा वहाँ से उसको छोड़ देता है जहाँ से चिमटता है। कोई बुनियादी गहरी ऐसी खामी पैदा हो जाती है, जहाँ तक किसी होम्योपैथिक दवा का असर पहुँचे और अंदर से शफा हो तो फिर ये ऑपरेशन भी कामयाब हो सकते हैं या उनके बाद के असरात में ये मुमिद हो सकती है। इस सिलसिले में मरकौर चोटी की दवा है, ये मैं बता चुका हूँ, और इसमें सबसे ऊंची ताकत CM
कि 2-3 खुराकें महीने के वक्फे से अल्लाह ताला के फजल से बहुत नुमायाँ फ़ायदा पहुँचाती हैं। मरज़ वहीं ठहर जाता है जहाँ तक वो पहुँच चुका हो, लेकिन उखड़े हुए रेटिना को वापस नहीं ला सकती। वो एक किस्म का मैकेनिकल केस बन जाता है, उसमें सर्जरी की लाजमी ज़रूरत है। इसलिए मेरे ख्याल में होम्योपैथी और सर्जरी को यहाँ इकट्ठे चलना चाहिए साथ साथ। लेकिन जिन केसेस में इससे पहले सर्जरीज की मुमकिन नहीं थी, जब तक लेज़र ईजाद नहीं हुआ या लेज़र का ये मसरफ़ मालूम नहीं हुआ, इसलिए उस वक्त तक मैं सिर्फ मरकौर से ही फ़ायदा उठाता था। और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट भी हुई है, थोड़ी सी, इतनी डेफिनेट इम्प्रूवमेंट हुई है कि जहाँ मगरबी डॉक्टरों ने उनको कह दिया था कि चंद महीने में अंधे हो जाओगे, वो लड़का बाद में न सिर्फ अंधा नहीं हुआ बल्कि मोटर चलाने लगा, मोटरसाइकिल चलाने लगा, दूसरे रोज़मर्रा के काम। और ये कोई 8-10 साल पहले की बात है, और अब तक कोई डिटेरियोरेशन नहीं हुई फिर। तो इसलिए होम्योपैथिक इलाज से सर्जरी को भी काफ़ी गहरी मदद मिल सकती है, अगर आप समझते हो कैसे इलाज करना है। मर्कसॉल एक और दवा है जिसको छोटी पोटेंसी में जिन डॉक्टरों ने इस्तेमाल किया है वो इसमें मुफीद बताते हैं। उनके नज़दीक मर्कसॉल की 30 to 200 पोटेंसी अगर मुस्तकिलन ऐसे मरीज़ को दी जाए तो रेटिना की बहुत सी बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। ज़ाती तौर पर मैंने इस बीमारी में इसको इस्तेमाल नहीं किया हुआ, सिर्फ वही मरकौरी दिया करता था। लेकिन अब एक सलाह आम है, तमाम होम्योपैथ जो सुन रहे हैं उसको इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताएं। अब ये जो हमारा इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट था वो अल्लाह के फजल से दिन ब दिन ज़्यादा मजबूत हो रहा है, और बहुत से तजर्बा करने वाले दुनिया से ना सिर्फ उन नुस्खों पर इस तजर्बे करते हैं जो मैं बताता हूँ, बल्कि नए नुस्खे भी ईजाद कर रहे हैं अब, और बहुत से ऐसे मुफीद उन्होंने तजर्बे किए हैं जो मेरे फिर काम आते हैं। तो इस तरह मजमूई तौर पर हम सब जब अपनी मालूमात को एक खजीने में जमा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथी को बिलूम उससे फ़ायदा पहुँचेगा। मर्कसॉल पे भी ये तजर्बा ज़रूरी है। कानों की बीमारियों में इसकी ख़ास अलामत पीप की बदबू है और उसका रंग। मरकरी की पीप का रंग या सफ़ेद होता है या ग्रीन, और अमूमन तो सफ़ेद और ग्रीन नज़ले के से मुतल्लिक एलोपैथिक डॉक्टर ये बताते हैं, वजह बताते हैं कि सफ़ेद में इन्फेक्शन कम होती है, जब इन्फेक्शन बढ़ जाए तो फिर उसका रंग ग्रीन हो जाता है। पेचिश में भी यही पहचान आमतौर पर बताई जाती है कि जब पेचिश का रंग गहरा सब्ज़ हो जाए इसका मतलब है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन बाद ऐसी दवाएं हैं जैसे कि मर्कसॉल, उसमें दोनों अलामतें पाई जाती हैं और बीच का रंग जर्द नहीं है, या सफ़ेद है या ग्रीन है। और कान की बीमारी में गहरा सब्ज़ रंग का मवाद जो ख़तरनाक किस्म की मरकरी की बदबू रखता हो वही इसकी पहचान है। आप अपने उसमें भी लिख लेना, कानों वाले हिस्से में। हाँ। अब एक चीज़ ऐसी है जिसके मुतालिक फिर मैं बता रहा हूँ कि मेरा अपना तजुर्बा नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि रप्चर ड्रम में दवा काम नहीं आ सकती, ऑपरेशन का मामला होगा। वो जो आँख कान के अंदर ड्रम होता है उसके एक पर्दे के ऊपर बाहर की आवाज़ें असर डालती हैं तो उसमें सौती लहरें पैदा होती हैं। उसका दूसरे किनारे का ताल्लुक ऑडिटरी नर्व्स से है। जो लहरें यहाँ से वहाँ पहुँचती हैं वो अंदर नर्व्स में एक पल्सेस बन के, वेव्स बनकर आगे चलती हैं, और दिमाग उनको फिर डिसाइफर करता है, वो लफ्ज़ सुनता है, जो बातें भी हैं बारीक से बारीक आवाज़ के फ़र्क को वो जो नर्व है वो जब दिमागी सेंटर तक पैगाम पहुंचाती है तो वो दिमागी सेंटर एनालाइज करता है।
اس لیے سافٹ سا ٹشو ہے دیکھنے میں بالکل ایسا ہی جیسا باقی ہے، لیکن ہر جگہ کی کمپیوٹیشن سینٹر الگ الگ ہے، اس کے کمپیوٹیشن کی کوالٹیز کیپیبلٹیز الگ الگ ہیں۔ اب یہ خود ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے دہریوں کے لیے، کوئی بھی ایکسپلینیشن ایوولوشن کی یا بلائنڈ سلیکشن وغیرہ کی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی کہ دماغ کیسے ایوالو ہوا، اس قدر کمپلیکیٹڈ چیزیں اور صلاحیتیں دماغ کو کیسے عطا ہوئیں۔ لہر ہے صرف ایک اونچ نیچ اس کا، آپ سنتے ہیں اور فوراً سمجھتے ہیں، ٹیلی فون پر کال آواز آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا تم فلاں ہو، آپ نے 1 سال سے اس کی آواز نہ سنی ہو۔ اب آواز کی ویریشن ایسی کہ 1,00,000 آدمیوں کی آوازوں کو آپ الگ الگ پہچان سکیں اور فرق کر لیں، اور پھر اس کی ڈائریکشن کا تصور ہو، فاصلے کا تصور اس سے پیدا ہو کہ کتنے فاصلے پر کس جگہ یہ آواز اٹھ رہی ہے، اور ذرا سا آواز میں اپنی آواز میں بھی فرق پڑے تو لوگ طبیعت پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی جو ہے نا تخلیق کا شاہکار ہے ایک، کہ کان کی ساتھ اس نے ایسی سی چیزیں پیدا کر دی ہیں جو ناقابل یقین ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ سینٹر وہاں موجود ہے جہاں بھی ہے، اور وہ سب کمپیوٹ کر رہا ہے اور پھر ان کی انفارمیشن کو سارے تمام دوسرے سیلز میں پہنچا رہا ہے۔ اور یادداشت کے کمپیوٹر میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو امپرنٹ کر لو، یہ جو آواز آئی تھی یہ فلاں وقت فلاں جگہ سے فلاں سمت سے آئی تھی، اور اس کی یہ کوالٹیز ہیں، اس کو امپرنٹ کر لو تاکہ دوبارہ جب ایسی آواز آئے فوراً تم سوچو کہ ہاں ہاں میں نے پہلے سنی ہوئی ہے، اور پھر زور لگاؤ تو پہنچ بھی جاؤ وہاں تک۔ یہ ساری چیزیں انسانی دماغ کی ساخت میں موجود ہیں، لیکن باہر کان کے اندر میکینیکل سا ایک سسٹم ہے، ڈرم بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ لاؤڈ سپیکرز میں کام آتا ہے، جیسا کہ ہر ٹیلی فون میں جب ہم بولتے ہیں تو ایک ڈرم ہوتا ہے جو اس آواز کو پھر بجلی کی لہروں میں تبدیل کر کے آگے پہنچاتا ہے۔ یہاں یہ ڈرم رپچر ہو جائے اگر، تو جیسے کسی کا ڈھول پھٹ جائے، اب پھٹے ہوئے ڈھول پر آپ بے شک تال ہاتھ پاؤں ماریں لیکن آواز عجیب سی نکلے گی۔ اسی نسبت سے آوازیں پھٹی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر ڈرم میں نقص پیدا ہو جائے، کچھ کہیں شگاف آ جائے تھوڑا سا، تو آواز تو آتی ہے لیکن پھٹی ہوئی اور پہچان کے لائق نہیں رہتی۔ اور ایک اور چیز بھی ہے جس کا تعلق یا اعصاب سے ہے یا ڈرم سے ہے، وہ یہ ہے کہ آواز میں ہر اسپیکٹرم کے ہر ویو لینتھ کی آواز برابر شناخت ہونی چاہیے، مگر انسانی یعنی کانوں میں جب کوئی خرابی پیدا ہو تو بعض ویو لینتھ کی آواز صاف سنائی دیتی ہے اور بعض کی صاف نہیں سنائی دیتی۔ اسی لیے کانوں میں جب آلے فٹ کرنے پڑتے ہیں تو ڈاکٹر پہلے یہ معلوم کرتا ہے کہ اس کی سنوائی ویو لینتھ کے کس حصے میں متاثر ہوئی ہے، اور اس حصے میں آلے کو سینسٹیو کرنا ضروری ہے۔ اگر عمومی اس کا آواز کا لیول اونچا کر دیا جائے تو جن جگہوں میں ضرورت نہیں ہے وہاں کان پھاڑنے والی آوازیں آئیں گی، اور وہ شور اس آواز کو بہرحال دبا دے گا جو آرٹیفیشلی مصنوعی طریقے پہ اونچی کی گئی ہے۔ اس لیے یہ صرف یہ مسئلہ نہیں کہ بازار سے جا کے کوئی اپنا آلہ خرید لیں، لازماً ڈاکٹر سے اسپیشلسٹ سے ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، اور وہ دیکھ کر پھر بتاتا ہے کہ کس قسم کا آلہ کس ویو لینتھ میں آواز کو نمایاں کرنے والا آپ کو چاہیے۔ اور یہ سارے کام کان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ آلہ ہے جس کو ایلوپیتھک دواؤں کے ذریعے براہ راست کسی قسم کا فائدہ پہنچانا بہت کار بعید ہے، سوائے اس کے کہ جراثیم کی موجودگی میں ان کو مار دیا جائے بس۔ یہ جو باریک در باریک اندر محرکات ہیں اور وہ فیکٹر جو کنٹرول کر رہے ہیں، ان تک پیغام پہنچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہومیوپیتھک کے ذریعے کوشش کی جائے، اور یہ معلوم کیے بغیر کہ کیا وجوہات ہیں، صرف احساس پیدا کر دیا جائے روح میں
کہ تمہارے کان میں کہیں سارے نظام میں، خواہ دماغ میں یا رگوں میں یا ڈرم کے پردے میں کوئی ایسی خرابی ہے جو اگر یہ زہر دیا جائے تو عموماً ہو جاتی ہے. اب یہ فرض ہے کہ اس زہر سے ہو سکتا ہے ہو جائے، کیونکہ ہم نے جب زہروں کو آزمایا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض زہر اعصاب پر اثر انداز ہوتے ہیں، بعض جسمانی ساخت کی چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، بعض دماغ کے پردوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، دماغ کی خلیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اب ہمیں تو نہیں پتہ لگ سکتا، کوئی ماڈرن سسٹم بھی ابھی تک ایسا ایجاد نہیں ہوا جو یہ باریک فرق کر دے کہ وجوہات کیا کیا تھیں. لیکن ہومیوپیتھک میں ہم فرض کریں اصل زر 100 والی بات چلاتے ہیں کہ ہمارا یہ اندازہ ہے کہ یہ حصہ جس رنگ میں بھی متاثر ہوا ہے، اگر فلاں زہر انسان کو دیا جائے تو اسی قسم کی علامتیں پیدا ہو سکتی ہیں. یہ پیغام ہے جو دیا جاتا ہے، اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. اس پیغام کو ڈسائفر کرنا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. میٹھی گولیاں جن میں اصل مادے کا کچھ بھی باقی نہیں رہا اور لہروں کی موجودگی کا کوئی پتہ کسی سائنسی آلے کے ذریعے نہیں معلوم کیا جا سکتا. جن لوگوں نے دعوے کیے ہیں ان کی مشینوں کا میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے، سب گپے ہیں. اتنی باریک دنیا ہے کہ آج تک انسان اس مشین کو ایجاد ہی نہیں کر سکا جو مادے کا ہر نشان مٹ جانے کے بعد اس کو مزید ڈائلیوٹ کرنے کے نتیجے میں ارب گنا زیادہ اس کو ڈائلیوٹ کرتے چلے جائیں، پھر بھی جو کچھ موجود ہے اس کو محسوس کر سکے. لیکن انسانی روح محسوس کرتی ہے، رد عمل دکھاتی ہے، قطعی یقینی رد عمل دکھاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اتنے شواہد ہیں کہ کوئی متعصب ہی ہے جو آنکھیں بند کر سکے. بس جب تک خدا کی ہستی نہ ہو اس وقت تک ہومیوپیتھی ہو ہی نہیں سکتی. ایک خالق کل جو تمام حکمت کا سرچشمہ ہے، اس کے وجود کے بغیر انسانی نظام دفاع اور ہومیوپیتھک بےمانی ہو جاتے ہیں. اب اس کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی، سلیشیا کے اثرات. اب سلیشیا کے اثرات میں نے افریقہ کے مختلف اسپتالوں کو کہا ہے کہ سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ کیسز ایڈز کے ہیں ان پر تجربے کریں اور مجھے لکھیں. اس سے پہلے ایک خط ملا تھا کہ اب تک جو میں نے دی ہے 2 کیسز میں مکمل شفا ہو چکی ہے اور باقی ابھی زیر نظر ہیں، ان کی رپورٹ بعد میں بھیجوں گا. اب ایک خط پرسوں ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ 2 کیسز، اب مجھے یاد نہیں کہ وہی ہے یا کوئی اور، اس میں بھی 2 کا ذکر ہے کہ 2 کیسز تو ایسے تھے جو اچھی طرح اسٹیبلش ہو چکے تھے. تمام ڈاکٹری ذرائع سے معلوم تھا کہ ایڈز ایکٹیو صورت میں آگے بڑھی ہوئی ہے، اور ایک سلیشیا کی خوراک کے بعد اس کا نام و نشان تک نہیں رہا. لیکن کئی ایسے کیسز ہیں جن میں ایک خوراک نے کوئی اثر نہیں کیا. میں جو دیا کرتا تھا وہ مہینے میں ایک خوراک، بعض دفعہ اگر زیادہ خطرناک کیس ہو تو 10 دن یا 2 ہفتے کے بعد بھی سلیشیا کو ریپیٹ کرتا رہا ہوں. انہوں نے یا سمجھا نہیں یا مجھے بتانا بھول گیا ہوگا. یہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف ایک دے کر بیٹھ جانا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوا تو انہوں نے پھر ریپیٹ کرنی شروع کی، اور ریپیٹ ہونے کے بعد جو رسپانس ہوئی ہے وہ بہت ہی انکریجنگ ہے. وہ کہتے ہیں جن مریضوں کو میں سمجھتا تھا کہ اس کے دائرۂ اثر میں نہیں ہیں، انہوں نے حیرت انگیز رسپانس شروع کر دی ہے. اور میں مانیٹر کر رہا ہوں، جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ سائنٹیفک حوالوں کے ساتھ بھجواؤں گا. اب یہ 1 لاکھ آپ کو پتہ کیا چیز ہے؟ ساری کائنات میں اتنے الیکٹرونز نہیں ہیں، مالیکیولز اور ایٹمز کی نہیں، بلکہ سب ایٹامک پارٹیکلز کو بھی شمار کر لیں تو اتنی تعداد نہیں ہے ان کی جو 1 لاکھ پوٹینسی کے ہندسے میں آتی ہے. 1 لاکھ پوٹینسی کا مطلب ہے 1 لکھ کر اس کے دائیں طرف 2 لاکھ صفریں ڈال دیں. اب جن کو حساب سے واقفیت نہیں ان کو تو پتہ نہیں، وہ بچ گئے، ورنہ جن کو حساب آتا ہو وہ پاگل ہو جائیں گے سوچ کے یہ کیا چیز ہے.
माइंड बॉगलिंग है, अनबिलीवेबल। इतनी डेल्यूशन का तस्वुर ही नहीं है। इससे बहुत पहले बहुत निचली पोटेंसियों में 1000 में जाकर ही ये एटम्स खत्म हो जाते हैं। तो ये डेल्यूशन इतनी है, और वो मीठा जिसको बाज़ कतरों से तर किया गया है, जिसको कम करते करते यहाँ तक पहुँचा दिया गया, वो दिमाग पे असर करता है, रूह पे असर करता है, उससे रिस्पॉन्स होती है। और वो चीज़ें जिनमें इंसानी शिफा का इल्म बिल्कुल हथियार डाल बैठा था, उनमें अंदर से कुछ मुकाबले की ताकत पैदा होती है और वो खुदा के फजल से ठीक हो जाता है। अब इसके लिए कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक टर्म्स में है कोई भी नहीं, मगर एक है सिर्फ, साइंस नाम है मुशाहदे का। समझ आए या ना आए, जहाँ मुशाहदा लेके जाए उंगली उसको पकड़ाओ और उसके पीछे चलो, तअस्सुब को रास्ते में हायल नहीं होने देना। बस होम्योपैथिक कोई क्वैकरी नहीं है, बल्कि मुशाहदा है, और मुशाहदे के नतीजे में ये उंगली जहाँ हमें पहुँचाती है हमें पहुँचना पड़ता है, और जा रही है अल्लाह की तरफ। ये बड़ी मज़े की बात है। दूसरी बात इसमें काबिल तवज्जो है कि पोटेंसीज बाज़ जगहों में असर करती हैं, बाज़ नहीं करती। ये भी एक पूरा जहान है रिसर्च का, और इस सिलसिले में बाज़ अहमदियों को अपने लिए कोई ख़ास लाइन मुकर्रर करके उस पर तजर्बे करने चाहिए। बाज़ दवाओं की पोटेंसियों को, की तमाम रेंज को बाज़ मरीज़ों पर इस्तेमाल करके देखना चाहिए, और उनसे इजाज़त लेकर, ताकि अगर कोई किसी जगह रद्देबल शदीद हो तो वो आंखें खोल कर बताएं कि हाँ मैं तैयार हूँ इसके लिए। और उनका एनालिसिस, उनकी ज़हनी साख्त, उनके रुझानात, उनके मिजाज, उनकी ख्वाहिशात, उनकी नफ़रतें, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। फिर पोटेंसियों का तजर्बा करें और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पहले एनालाइज करके कैटेगराइज कर लें। बाज़ ज़हनी बीमारियाँ हैं, बाज़ बहुत गहरी बीमारियां जैसे कैंसर है और एड्स वगैरह हैं, बाज़ रोज़मर्रा की बीमारियां जिल्दी फोड़े, एक्जिमा वगैरह, और बाज़ एक्जिमे ज़्यादा ख़तरनाक और गहरे, छोड़ते नहीं किसी को, उनमें भी मुख्तलिफ़ पोटेंसियाँ इस्तेमाल होने से हो सकती हैं। बाज़ जगह मैंने देखा है ऊंची पोटेंसियाँ बच्चों को देकर जब कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा तो बाज़ दवाएं वही 6x में शुरू की तो उनसे फ़ायदा हो गया। अब कोई मुअय्यन कानून अभी तक हमारे सामने नहीं है, ना इस पर आज तक मैंने कोई ऐसी किताब देखी है जो मदद कर सके सवाए तजर्बे के। डॉक्टर साहब का ख्याल है कि बाज़ फार्मूले यहाँ बाज़ डॉक्टरों ने ईजाद कर लिए हैं, मगर मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। ऊंची पोटेंसी का कोई कतई फार्मूला नहीं है, तजर्बा ही बताएगा। लेकिन एक असूलन, एक रुझान जो मेरे मुझ में है कि गालिबन ये मुमकिन है, बहुत गहरी अगर बीमारी चली जाए तो ऊंची पोटेंसी उसको खंगालने के लिए, उसको हिलाकर बाहर लाने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, मगर क्या वो शिफा भी दे देगी या सिर्फ उसको उभार कर ऊपर लाएगी, ये अभी फैसला तलब बात है। सिरिशिया ही में एक और तजर्बा ये हुआ, एक चंद केसेस ऐसे हैं जिनमें मैं वो एंडोमेट्राइटिस की मुश्किल बीमारी और ख़तरनाक बीमारी पे तजर्बे कर रहा हूँ। इसके बहुत से केसेस हैं, और एक इनफर्टिलिटी की वजह एंडोमेट्राइटिस भी है। अगर अंदर से यूट्रस की दीवारें सारी मुतवर्रम हों और उनमें इन्फ्लेमेशन आ गई हो, कुछ खून भी रिश्ता रहता हो, इस किस्म की चीज़ों में, ऐसी हालतों में अमूमन प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। और बाज़ दफ़ा एंडोमेट्राइटिस अपनी इलामतें ज़ाहिर किए बग़ैर मौजूद रहता है। बाज़ दफ़ा क्रॉनिक स्टेज ऐसी है जो कोई तकलीफ़ पैदा नहीं करती, और जब तक कोई अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट तो सारे केस का मुआयना करके ये फैसला ना करे कि ये बीमारी है, बाज़ औरतों को पता ही नहीं चलता। जब उनसे पूछे होम्योपैथ कि कोई तकलीफ़, कोई और, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ नॉर्मल है।
اس لیے اس چیز پر میں آج کل تجربے کر رہا ہوں. میرا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے بعض الرجک فینومینا ایسے ہوں جو اینڈومیٹرائٹس پیدا کرنے میں محرک ہوں. تو اس سلسلے میں ایک کیس میں نے سلیشیا 1,00,000 کی ایک خوراک تجویز کی، اور اس مریضہ نے جو رپورٹ دی ہے مجھے چند دن پہلے، میں حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ اینڈومیٹرائٹس کا تو مجھے پتہ نہیں، مجھے علامتیں کوئی نہیں تھیں جس سے میں کہہ سکوں، لیکن میری بڑی خطرناک الرجی تھی جس سے میں بعض وقت ساری رات چھینکیں لیتی تھی. اور ان کے خاوند بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ، چھینکیں تو میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا ساری رات. ایک ہی خوراک سلیشیا کی کھائی، وہ ٹھیک ہو گئی. اب پہلے کبھی میرے علم میں نہیں تھا کہ الرجی کے لیے، جو ناک کی چھینکوں کی الرجی کے لیے سلیشیا استعمال ہونی چاہیے، لیکن ایک نیا اضافہ ہوا ہے اس علم میں. اس کو دوسری جگہ بھی استعمال کر کے دیکھا جا سکتا ہے. لیکسز ہم دیتے ہیں آج کل کی الرجی میں 1,000 میں، لیکن 1,000 پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں. کئی دفعہ 1,000 وقتی فائدہ دے کے پھر چھوڑ دیتی ہے، ریپیٹ کرنے کے باوجود فائدہ نہیں دیتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی تجربے اونچی پوٹینسیوں کے ہونے چاہیے، 10,000 لاکھ وغیرہ، اور پھر دیکھا جائے کہ کس حد تک مریض شفا یاب ہوا ہے، مستقل یا عارضی طور پہ. تو پوٹینسی کا علم بہت اہم ہے، اور مرگ سوال میں بھی مختلف بیماریوں میں مختلف پوٹینسیاں استعمال کر کے دیکھنے چاہیے. میں نے عموماً 200 یا 1,000 تک استعمال کی ہے. مرگ سوال کبھی کسی کو اونچی نہیں دی، لیکن لنگز میں مرگ سوال کا فائدہ بہت اہم ہے. اس پر ضرور ہومیوپیتھ کو توجہ کرنی چاہیے. سلی امراض میں بھی مرگ سوال بہت مفید ہے، خاص طور پر اگر لنگز میں کہیں زخم بن چکے ہوں، کیویٹیز بن گئی ہوں. اگر مرگ سوال کی عمومی علامتیں ہوں تو مرگ سوال اللہ کے فضل کے ساتھ بہت نمایاں اثر دکھاتی ہے. پیروٹیڈ گلینڈز سوجے ہوئے اور انلارج ہوتے ہیں. کولڈ کے متعلق اس میں ایک چیز خاص طور پر قابل توجہ ہے، کامن کولڈ. کامن کولڈ سے اس کا ایک تعلق ایسا ہے کہ علامتیں ہوں یا نہ ہوں، اگر کسی مریض کو کامن کولڈ میں نزلے میں مرگ سوال دی جائے تو فوراً فائدہ دیتی ہے. جب ٹھیک کرتی ہے تو 1 سیکنڈ میں ٹھیک کر دیتی ہے. میں نے خود اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھا ہے، ربا میں پرانی بات ہے. استعمال کی تو آنن فانن جو نزلہ غائب ہو گیا، لیکن جب دوبارہ آیا تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوا. اس لیے کامن کولڈ سے کوئی اس کا ایسا تعلق ہے سطحی طور پر کہ اس کو فوراً درست کرتی ہے، مگر اس کا کرونک علاج نہیں ہے. اس لیے اس پر بنا نہیں کرنی چاہیے. اس کی بجائے اگر کامن کولڈ کی ٹینڈنسی ہو جس کو مرکری سے فوراً آرام آئے تو مستقل طور پر کالی آیوڈائڈ اس میں بہتر علاج ہے. کالی آیوڈائڈ اس کی ٹینڈنسی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے. ان دونوں کا ریلیشن شپ ہے آپس میں کوئی، اور غالباً وہ السریشن پیدا کرنے کی ٹینڈنسی ہے. نزلہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو کہیں ایک دکھن کا سپاٹ بن جاتا ہے اور وہاں سے وہ بڑھتا ہے. مرکری کا چونکہ سورس سے انفلمیشن سے ایک گہرا تعلق ہے، یہ فوراً اس سپاٹ کو وقتی طور پہ فائدہ ٹھیک کر دیتی ہے ایک دفعہ. لیکن جو گہری وجوہات ہیں کیوں انسان کو بار بار نزلہ ہو، وہاں اس کا اثر نہیں ہے. وہاں کالی آیوڈائڈ کا ہے جس کا دونوں جگہ اثر ہے. سپاٹس کے اوپر جو السر بننے کی کا رجحان رکھتے ہوں اس پر بھی کالی آیوڈائڈ کا اثر ہے، اور ان وہ گہری وجوہات جو نزلاتی بیماریاں پیدا کرتی ہیں ان سے بھی تعلق ہے. اس لیے وہ بھی
ایک دوا کافی نہیں ہے نزلوں میں، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اسی کو استعمال کریں. اگر مرکری عارضی فائدہ دے تو نسبتاً مستقل فائدے کے لیے پوٹیشیم آیوڈائڈ کو استعمال کرنا چاہیے. کینٹ کہتا ہے کہ مرکری کو سورک کیسز میں زیادہ استعمال نہ کرنا، کیونکہ اگر زیادہ ڈوزیں دی جائیں اس کو سورا میں تو بعض دفعہ یہ باقی رہنے والا بد اثر چھوڑ جاتا ہے. سورا سے مراد جلدی امراض ہیں جو گہری جلدی امراض کہلاتی ہیں، جن کا اندر گلینڈ سے بھی تعلق ہے، میوکس میمبرین سے تعلق ہے، اور ضدی امراض جو جلد کو چمٹ جاتی ہیں ان کو سورک امراض کہا جاتا ہے. اس میں اسی کے اندر وہ چمبل آ جاتی ہے جو سخت ضدی چیز ہے. کینٹ نے وارننگ دی ہے کہ مرکری کو سورے میں بار بار استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ مجھے پتہ نہیں کیا نقصان کیا پہنچتا ہے. کیوں جی، کسی کو علم ہے کیا نقصان ہوتا ہے اس سے؟ رشید صاحب، اگر علامتیں ملتی ہوں تو پھر علامتیں ملنے کی بھی بات ہی ہو رہی ہے، ورنہ تو دینا ہی نہیں نا. علامتیں نہ ملیں تو دینی ہی نہیں ہے. پروونگ ہو جاتی ہیں؟ پروونگ ہو جاتی ہے. ممکن ہے. بس حضور نسل در نسل آگے چل سکتی ہے بیماری. کیا چیز؟ یہ اگر اس کے کوئی بد اثرات ہو جائیں تو اس کے ساتھ آگے نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ مرکسول بھی وہ پروونگ والی بات جو ہے نا وہ اس میں زیادہ مقبولیت ہے. آپ نے کہی ہے ماشاء اللہ. جس طرح ہم ایک دوا دیں ایلوپیتھک میں جسم کے بعض اعضاء پر وہ صحت مند اثر ڈال رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ منفی اثرات ہیں جو دوسرے اعضاء پر پڑتے ہیں جو بیک وقت جاری ہیں. جیسے مثال میں نے اسپرین کی دی تھی، سر درد کو ٹھیک تو کرتی ہے لیکن جو میوکس میمبرینز ہیں، جھلیاں معدے کی، گردے وغیرہ کی، ان کے اوپر اس کا اثر منفی ہے، تیزابی اثر ہے جو آہستہ آہستہ ان کو کھاتا ہے، یعنی جھلیوں کو کھوکھلا بودا کر دیتا ہے. اب یہ اگر زیادہ دی جائے تو سخت سر درد میں دینی بھی پڑتی ہے، لیکن اس کے منفی اثرات اس کے مثبت اثرات پر غالب آ جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس پہلو سے ممکن ہے کہ مرکری اگر جلد سے صرف تعلق رکھتی ہو اور سارے مریض سے تعلق نہ رکھتی ہو تو جلد پر کچھ دیر تو فائدہ پہنچائے، لیکن جب بار بار دی جائے کیونکہ سارے مریض سے تعلق نہیں رکھتی اس لیے بار بار دینی پڑے گی کیونکہ ٹھیک نہ کر سکی، اور پروونگ کر دے کسی اور جگہ، دوسرے اعضاء پر جو اثرات ہیں ان کے اوپر ہی اثر دکھا دے. یہ ایک ایکسپلینیشن ہے جو معقول اور قابل تسلیم ہے. ہو سکتا ہے کہ کینٹ کے تجربے میں جو منفی اثرات ہیں اسی قسم کے ہوں. ٹھیک ہے؟ جہاں تک سمجھ رہا ہوں یہ پروونگ جو ہے یہ پوٹنٹائزڈ فارم میں بھی پروونگ ہو جاتی ہے. اچھا، ہوتی پروٹنٹائز فارم میں ہے. ویسے تو کلینکل ایکسپیرینس کہتے ہیں اس کو. ٹھیک. زہر اگر زہری ٹھوس مادی مقدار میں کھایا جائے، خواہ تھوڑا ہو، وہ اس کو پروونگ نہیں کہتے. اس کے اثر کو وہ براہ راست اثر ہے. سنکھیا تھوڑا سا بھی زبان پہ آئے گا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ اثر دکھائے گا. وہ طبی اثرات ہیں جو کلینکل ریکارڈ سے معلوم ہوتے ہیں. پروونگ کہتے ہیں ڈائلیوٹ کر ہومیوپیتھک پوٹینسی میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر چھوٹی پوٹینسی لے کر اس کو بار بار دیا جائے. جب ایک دفعہ دیتے ہیں تو اس کے خلاف رد عمل ہوتا ہے، پھر دیتے ہیں تو پھر رد عمل ہوتا ہے، یہاں تک کہ رد عمل کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی اصل علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن چونکہ اصل مقدار میں زہر نہیں ہے، ٹھوس مقدار میں زہر نہیں ہے، اس لیے علامتیں اس کی وقتی رہتی ہیں. سوائے بعض چیزوں کے، بعض زہروں میں جو پروونگ ہوئی ہے اس میں ساری زندگی کے لیے وہ علامتیں پیدا ہو گئیں. مثلا لیکسس کی جنہوں نے پروونگ کی
उनको गले की सेंसिटिविटी या सांस बंद होने की टेंडेंसी रुझान ये मुस्तकिल रहा। फिर लाइकोपोडियम की प्रूविंग करने वालों को दाईं तरफ गले की खराबियां या और गहरी बीमारियां दाईं तरफ की वो मुस्तकिल साथ लग गईं, लेकिन फेटल नहीं हुई, जानलेवा नहीं साबित हुई। अगर असल जहर ज़्यादा मकदार में खाया जाए तो वो जानलेवा भी हो जाता है। तो प्रूविंग से मुराद है होम्योपैथिक की पोटेंसीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में, ना ज़रूरत से ज़्यादा डोजेज में दिया जाए। ग्लोनाइन की मिसाल आपको बताई थी पहले, याद है? ग्लोनाइन क्या चीज़ है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जिसे आप एंजाइना में भी इस्तेमाल करते हैं ना। नाइट्रोग्लिसरीन को अगर असल मकदार में ज़रा ज़्यादा खाया जाए तो जो इसका एक्सप्लोसिव असर है वो दिमाग पर, सिर पर पड़ता है, और ऐसी सर फटने वाली दर्द है कि वाक़ईतन मरीज़ कहता है कि मेरा सर फटा जा रहा है। अब बज़ाहिर तो उस एक्सप्लोजन का जो TNT से होता है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अंदरूनी मिजाज वही है एक्सप्लोसिव ही, और जिसम पर वैसे असर पड़ता है। और ये वो दवा है जो प्रूविंग में बहुत सेंसिटिव है। इसकी 2x 3x लेकर किसी सेहतमंद मरीज़ को आप दें और कहें कि ठहरो मैं 5-5 मिनट के बाद तुम्हें दोहराता हूँ, वो चंद खुराकों के अंदर अंदर उसका सर फटने लगेगा। ये आमतौर पर उन ज़िद्दी मुतस्सिबीन के हक़ में नुस्खा इस्तेमाल होता है जो साफ जवाब देते हैं कि सवाल ही नहीं पता, होम्योपैथिक में कोई असर हो ही नहीं सकता। मेरी भी एक दफ़ा एक मरहूम डॉक्टर से इसी किस्म की बहस चली थी, बड़ी इंटेलेक्चुअल की मरीज लगी हुई थी उसमें। वो बस बहुत मुखलिस फिदाई आदमी थे, बेतकल्फ़ी थी मुझसे, इसलिए ऐसी बातें कर लेते थे हम। एक मजलिस में उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि मियाँ साहब से कितनी उम्र ज़ाया कर रहे हो बेकार फजूल। बहुत चोटी के डॉक्टर थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं, इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता, ये सिर्फ कहानी है। तो आपकी दुआ से होता होगा ठीक, कुछ मैं मान लेता, इससे ज़्यादा नहीं। तो खूब उन्होंने लतीफ़े कर लिए। तो इत्तेफाक से मेरे पास होम्योपैथिक के डब्बे में ये थी छोटी पोटेंसी में ये ग्लोनाइन। तो मैंने कहा बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तजुर्बा कर लेते हैं ये सब गवाह बैठे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। मैंने कहा मैं एक कागज़ पर लिख के देता हूँ ताकि आपको कोई ये ना कहे कि नफसियाती असर पड़ा है, कि आपको आधे घंटे के अंदर अंदर क्या होगा और ये दवाई की शीशी आपके सुपुर्द कर दूंगा, आप लेबॉरेटरीज में टेस्ट करवा के देख लें, इसमें कोई जहर नहीं है किसी किस्म का। कोई आपकी लेबॉरेटरी कितनी सेंसिटिव हो वो मालूम नहीं कर सकती इसमें क्या चीज़ है, क्योंकि वो इतनी लो नहीं थी, उसमें ज़र्रे असल में गायब हो चुके थे, या वो 30 थी या लो थी निस्बतन, मगर इससे ऊंची नहीं थी बहरहाल। मैंने कहा अब आप ये दवाई खाएं, 5 मिनट के बाद दूसरी, फिर 5 मिनट के बाद तीसरी, और अगर कोई इलामत ज़ाहिर हो तो हमें बताएं। उनका रंग जर्द हो गया, बिल्कुल साफ जवाब दे दिया। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं तजुर्बा करूँ मैंने कहा इतनी तहदीद से आप इनकार कर रहे हैं और अब कहते हैं मैं तजुर्बा नहीं कर सकता, खतरा क्या आपको, इसमें तो कुछ भी नहीं। कहते बाहर मैंने तजुर्बा जो मर्जी करो, साफ भाग गया। फिर और दलीलें शुरू कर दी, कहते देखो होम्योपैथिक में तुम लोग कहते हो कि ठीक है असर करती है, तो मेरे पास ऐसे केसेस हैं कैंसर के जो कुल्लियतन लाइलाज करार दिए जा चुके हैं, उनको ठीक करके दिखा दो, फिर मानूंगा कि होम्योपैथिक है। मैंने कहा आप नहीं ना कर सके तो एलोपैथी को मानते हैं अजीब जुल्म है कि मान रहे हैं कि एलोपैथिक नाकाम रही है, फिर और एलोपैथिक पे एतकाद नहीं हटा, और होम्योपैथिक सारे केसेस को जब तक ठीक ना करे उस तक एतकाद कायम नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल ये बेतुकी बात है, लेकिन मैंने कहा मुझे केस एक दें ज़रूर, और वो केस उन्होंने मौलवी दीन मोहम्मद साहब का दिया था।
जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ तफसीली। उनको टांग की हड्डी का कैंसर था जो खाई गई थी और क्रचेस पे चलते थे वो। और इन्होंने वही केस इनके जहन में भी था दरअसल, जो चैलेंज करना चाहते थे। कहते थे मुझे इस्लाह और शाद ने भेजा हुआ है ये केस, और मैं हर किस्म की रेडिएशन के ज़रिए दूसरी ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, और मैंने अब उनको लिख दिया है कि ये मरीज़ अपना संभालें, जिस हद तक आराम पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ। 6 महीने के अंदर अंदर ये लाजिमन मर जाएगा, ये उनका दावा था। मैंने कहा मैं दावा नहीं करता कि 6 महीने ज़रूर ज़िंदा रहेगा, मगर मैं आपकी तहद्दी को तस्लीम नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है, और मैं तजर्बा करूँगा। उस पर अल्लाह ताला ने अजीब तरह मदद फरमाई कि शौकी को दमे का हमला हुआ जो किसी चीज़ से ठीक नहीं होता था। यहाँ तक कि मैंने जब सारा मटीरियल मेडिकल दोबारा पढ़ा तो फास्फोरस उसकी दवा निकली, और फास्फोरस से वो ठीक हो गई अल्लाह के फजल से। फास्फोरस पढ़ते हुए ये हड्डी के कैंसर का जिक्र बड़ा नुमाया मिला मुझे। मैंने कहा कि हड्डी के कैंसर जब ये नेक्रोसिस हो जाए और खाई जाए हड्डियाँ अंदर से, उसमें फास्फोरस बड़ा अजीब असर दिखाती है। तो मैंने उनको, जो छुट्टी पे थे ऑन डेथ लीव, 6 महीने की छुट्टी पे गांव पहुंच गए थे अपने, उनको मैंने भिजवा दी फास्फोरस 30। मैं ये खाते रहें और वज़न करते रहें, क्योंकि ये मुझे पता है कि अगर इसको कैंसर में किसी किस्म का भी हो, अगर वज़न गिर रहा हो और वो रुक जाए और बढ़ना शुरू हो जाए तो ये यकीनी इलामत है कि खुदा के फजल से शफा हो रही है, वरना वज़न ज़रूर गिरता चला जाता है। तो उनसे कहा मैंने तोल के मुझे बताते रहें बस। महीने के बाद रिपोर्ट आई कि मैं तुला हूँ फिर और गिरा नहीं है। मैंने कहा किस चीज़ पे तुले थे? तो पता लगा वो तकड़ी का तोल जो होता है ना, वो टाल का है, आग जलाने वाली लकड़ी, उसके एक तरफ बैठ के दूसरी तरफ बेचारों ने। तो फिर उनको समझाया, पता नहीं मुझे याद नहीं कि मशीन भेजी या क्या किया, मगर उनको बताया बड़ा डेलिकेट मामला है ये लकड़ी के टाल वाला किस्सा नहीं है। उन्होंने फिर भेजनी शुरू की रिपोर्ट। 3 महीने के अंदर अंदर यकीनी तौर पर वज़न बढ़ना शुरू हो गया, और 6 महीने के करीब वो आए हैं मेरे दफ्तर में चलकर, क्रचेस फेंक चुके थे, स्ट्रेट वॉक करके अंदर दाखिल हुए हैं। ना सिर्फ एक कैंसर रुका, बल्कि हड्डी की ग्रोथ, हड्डी के अंदर जो ज़ख्म बन गए थे दोबारा ग्रोथ हुई है और उनको मिला दिया है उसने। और 6 महीने के बाद इस्लाह और इरशाद में रिपोर्ट की है हाजिरी की। उसके बाद शायद 18 साल या कितने फिर ज़िंदा भी रहे हैं खुदा के फजल से। एक दफ़ा सेकेंडरीज अपीयर हुई दिमाग में, और फिर उसका होम्योपैथिक इलाज किया गया, फिर वो खुदा के फजल से ठीक हो गए। तो ये होम्योपैथी कोई कहानी किस्सा नहीं है, एक हकीकी ठोस चीज़ है। सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी दवा किस जगह किस पोटेंसी में इस्तेमाल होनी चाहिए, समझें? तो पोटेंसियों की बाद मिसालें देता हूँ, वरना बाकी सब तो आपको तहकीक करनी होगी। दांतों की बीमारियों में एक रिग्स डिजीज़ है जिसमें वो खोचले हो जाते हैं दांत, और गम्स वो छोड़ देते हैं, खराशे बन जाते हैं। उनके दरमियान बदबूदार पीप सी, या ना भी बने पीप तो बदबूदार सा गंदा सा मादा जमा होता रहता है। अगर ये सारे दांतों में हो तो फिर ये रिग्स डिजीज़ है, या ज़्यादा दांतों में हो। अकेला एक दांत अगर इस तरह का नमूना दिखाए तो वो रिग्स डिजीज़ नहीं है, उसकी कोई मुकामी ख़राबी है। रिग्स डिजीज़ में मेरक्सॉल बहुत अच्छी दवा है, और इसी तरह पायोरिया में इसका अच्छा असर मालूम हुआ है तजर्बे से। दांतों की खराबियों में उनका स्याह पड़ जाना और जड़ों से खाया जाना या क्राउन से खा के अंदर उतरना, ये मेरक्सॉल के मारूफ दायरे में है। और अगर जड़ें काली हो रही हों तो उसमें स्टेफिसेग्रिया मेरक्सॉल से बेहतर काम करती है। इसलिए स्टेफिसेग्रिया और मेरक्सॉल दोनों को आप दांतों के ऐसे मर्ज में जहां वो गल कर काले हो रहे हों
اور کھائے جا رہے ہوں, یہ بھی نیکروسس ہے ایک قسم کے دانتوں کا, اس میں یہ دونوں دوائیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. سفلٹک چلڈرن میں کہتے ہیں جن کو سفلس کا مادہ پرانا قدیم سے کہیں ورثے میں ملا ہو, ان میں یہ رجحان دانتوں کا شروع ہی میں گل کر کالے ہو جانا یہ نمایاں پایا جاتا ہے. زبان میں اس کے اثرات یہ ہیں کہ موٹی پھیلی ہوئی سی اس کے کناروں پر دانتوں کے امپرنٹس, اس کے نشانات دونوں طرف جہاں زبان دانتوں سے لگتی ہے وہاں اس کے نشانات آ جاتے ہیں زبان پر. اس کے السر جو ہیں یہ عموماً تو فلیٹ ہوتے ہیں, یعنی سفید سا اسپاٹ جس طرح عموماً پر ایفتھی پیدا ہوتے ہیں نا منہ کے اندر, وہ ملتے جلتے ہیں مرکری کے اثر سے, لیکن ان کے نیچے پھر یہ گہرا اثر کرنا شروع کر دیتی ہے اور ناسور سا بن جاتا ہے, گہرا زخم بن جاتا ہے. مرکری میں یہ اثر اتنا نمایاں ہے کہ بعض دفعہ کلے کے ایک اندر سے زخم شروع ہوا اور پار اتر گیا ہے اور کلے میں سوراخ کر دیتی ہے, جیسے عطشے کے مریضوں میں اس قسم کے زخم ملتے ہیں. سفلس سے چونکہ اس کا مزاج ملتا ہے, اس لیے منہ کے زخموں میں جو خطرناک ہوں, لمبا عرصہ رہیں, ان میں مرکری کو ضرور استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. فسٹولا کی کیا تعریف ہے ڈاکٹر صاحب؟ ناسور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی اس کی تعریف ہے؟ جی جو فسٹولا ایسا ہے جیسے آپ نے فرمایا نا, اب دو سرفیسز جو ہیں ان کو مل جائیں, مثلا سکن اور میوکس میمبرین, یا دو میوکس میمبرین. ہاں, ناسور اسی کو کہتے ہیں جو گہرا اتر کر صرف بیرونی ایک جگہ کا فلیٹ زخم نہ رہے بلکہ وہ نیچے اترنا شکیل کی طرح ٹھکنے لگ جائے, یہی ہے نا فسٹولا؟ زیادہ جو قریب تعریف ہے جی وہ حضور کے دو جو سرفیسز اب نارملی ایک دوسرے کو مل جائیں, مثلا جس طرح میں فرمایا نا میوکس میمبرین اور باہر کی جو کلے کے جلد ہے ان کا آپس میں ایک کسی سوراخ کے ذریعے تعلق پیدا ہو جائے, اسی کو فسٹولا یوزلی جو ہے نیچے اس کے ہو جاتا ہے ریکٹل فسٹولا. وہ تو ہے, وہ اسکن کے ساتھ چونکہ منہ کے گنا رہے ضرور وہاں جانا ہے آپ نے. میں نے عرض کی نا کہ دو جلدیں جہاں پہ مل جاتی ہیں دیٹ از فسٹولا. ٹھیک ہے, تو ہم تو اس کا عام ترجمہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا ناسور جو نیچے اترنا شروع ہو, جلد سے اگر شروع ہوتا ہے تو پھر وہ مسلز میں چلا جاتا ہے, مسل سے پلی طرف اتر جاتا ہے, تو آر پار کر دے, جو ہاں آر پار کر دے. اس میں اور کون سی دوائیں مفید ہیں بہت؟ کالی آیوڈائٹ کالے آیوڈائٹ بھی اچھا فسٹولا میں. اور منہ میں جو فسٹولا پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے اسپیسیفکلی کون سی مفید ہیں؟ ٹھیک ہے, فلورک ایسڈ اور سلیشیا. کاربو اینیملس کی بتا ہے. کاربو اینیملس عموماً وہ جو السرز ویسے ہیں, لیکن فسٹولا کے تعلق میں کاربو اینیملس میرے علم میں نہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی مفید ہوتی ہو, گہری دوا ہے, لیکن جو اسپیسیفکلی نمایاں اثر دکھانے والی دوائیں ہیں ان میں مرکری کے علاوہ سلیشیا ہے اور کلکیریا فلور. لیکن سلیشیا کو مرکری کے مان بعد نہیں دینا, بیچ میں اس کو ہیپر سیلف سے انٹروڈوز کرنا ہے, یہ قانون نہ بھولیں. اگر گلے کی خرابی میں ٹونسلز میں پس فارمیشن شروع ہو جائے تو اس میں مرکسول اچھی ہے, مفید دوا ہے. گلے کے ٹونسلز میں پس کے سپاٹس بن جائیں جگہ جگہ
और वो स्पॉट फिर गहरे हों, उसके लिए कौन सी दवा है? मरकरी तो अमूमी तौर पर टॉन्सिल में पस बनने की दवा है। उसमें एक और दवा है जिसका मरकरी से आपस में रिश्ता है, बहुत ताल्लुक है। बैक्टीशिया फाइटोलॉग नहीं, फाइटोला का। शाबाश भी डॉक्टर साहब, आप बेगम ने कमाल कर दिया। देखिए हैं, आप थी जी या कोई और बोला था? मैं हाँ ठीक है, एक बात और मैं ही थी सही, मैं ही हो सकती हूँ और कौन? हाँ जी बताएं। एक बात और है कि मर्कसॉल का तजुर्बा एक हुआ है आपको? 2 दिन पहले, अच्छा, हम दोनों को। अब दोनों को? अच्छा इनको सख्त है फीवर हुआ, उसके साथ ठीक। बुखार और शदीद फ्लू अच्छा, हो गया। अलामतें मर्कसॉल की थी। थी तो क्या क्या थी? ये मुतलबन मिजाज हैं? अल्सरेशन थी मुंह में, हाँ, राल थे, रालें थी? पानी थी, हाँ जी, अच्छा ठीक है, और 1-2 और। ये टिपिकल इलाज सही है जी। बिल्कुल। हाँ तो 200 मर्कसॉल की 3 डोजेस दी, अच्छा, कितने वक्फे से? 3 या 2 घंटे के वक्फे से। 4 घंटे के वक्फे से मर्कसॉल 200 की 3 डोजें दी। जी, ठीक, उस अगले दिन सब कुछ ठीक हो गया, है फीवर भी खत्म अच्छा, और फ्लू वगैरह सब। माशाल्लाह, बस very good। कमजोरी थी उसकी, फिर दवाई दी, ठीक है। लेकिन बहुत बुरा हाल था। पहली दफा आपने इस्तेमाल की है कोल्ड में, अब अगली दफा से पहले मुस्तकिल अपनी दवा ढूंढ लें। काली आपने बताई, मैंने लिखी है काली कारण जरूरी नहीं है, अच्छा। मैंने इसलिए उसी वक्त भी कह दिया था कि कालो आयोडाइड अमूमन मर्कसॉल के बाद काम आती है। जहाँ मर्कसॉल मुफीद साबित हुआ हो वहाँ काली आयोडाइड निस्बतन मुस्तकिल असर दिखाने में कारआमद है। तो अगर फिर कोल्ड हो तो तजर्बा बेशक करें, अगर मुफीद हुई तो इसका ये मतलब निकलेगा कि आप मर्कसॉल पेशेंट हैं, यानी आपका सारा मिजाज ही मर्कसॉल का है। तभी मैंने इनसे पहले मुतलव्विन मिजाज का सवाल किया था, इस ख्याल से कि आप पेशेंट हैं कि नहीं। वो सिर्फ लतीफ़ा नहीं था बल्कि एक हकीकी सवाल है। अगर एक आदमी मुतलव्विन मिजाज हो तो वो मर्कसॉल से मिलता है। जिसकी बीमारियों में भी इस तरह ऊंच नीच हों वो भी मर्कसॉल से मिलता है। मौसम का अगर मर्कसॉल पेशेंट हो तो उसको दोबारा मर्कसॉल फ़ायदा देगी और 2 बीमारी के हमलों में वक्फा ज़्यादा बढ़ा देगी। अगर ना हुआ तो पता चला कि मर्कसॉल की पेशेंट नहीं है आप, ये चूंकि कोल्ड से गहरा ताल्लुक रखती है इसने आपको फ़ायदा पहुंचा दिया है। अगली दफ़ा या काली आयोडाइड इस्तेमाल होगी या और कोई दवाई ढूंढनी पड़ेगी। समझ गए? जी समझ। इसलिए इस तजुर्बे को हमने टेबलाइज कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है, इसको आगे बढ़ाते हैं अब आपके हवाले से। और किस चीज़ से इनको नज़ला होता है? टेंशन हैं? टेंशन से तो टेंशन करो। खिड़कियां खोल दो तो है फीवर फौरन हो जाता है। अच्छा, अब करके देखो ना, दिखाओ तो सही। पूछ के खोलते हैं अब तो। टेंशन अब नहीं पूछूंगी। पैदा करने की तुम्हें काफी महारत है। हुआ करती थी किसी जमाने में, अब नहीं। अभी भी है। हैं? अभी भी। ये क्या कि आपने वहां टेंशन पैदा कर दी है। कर दिया ना। तो अब आपके एक तो टेंशन बढ़ाई जाए आपकी, दूसरे खिड़कियां खोल दी जाएं, फिर आप इस बताएं हमें क्या होता है। ठीक है? अच्छा जी, और इसमें जो एवर्शंस हैं, यानी जिन खानों से नफरत है, उनमें कुछ तो हैं जिसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं, कोई नहीं, वाइन ब्रांडी वगैरह, मीट, कॉफ़ी, चिकनी खाने, बटर, मक्खन वगैरह, इन सब से मर्कसॉल पेशेंट को एवर्शन होती है और ये इनमें नहीं पाई जाती इलामत। नहीं ना पाई जाती। मीट तो आप शौक से खाते हैं, जी है ना? जी फैट भी पसंद है। जी। हाँ ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी देखनी पड़ेंगी। एक चीज़ का फुकदान ज़रूरी नहीं कि उस दवा के फुकदान को मुस्तलज़म हो। नोट करें अमूमी इलामतें, फिर मर्कसॉल से वैसे भी कंपेयर करके देखें। दूध डिसएग्री करता है, मीठा डिसएग्री करता है। दूध और मीठे दोनों से मैदे का तेजाब बढ़ जाता है।
हैं? पसंद भी नहीं करेगा। पसंद बेशक करे, दूध की नापसंदीदगी का कोई जिक्र नहीं है, और इसी तरह मीठे की नापसंदीदगी का कोई जिक्र नहीं। पसंद होते होंगे लेकिन इससे खटास पैदा हो जाती है। ये सारी इलामतें मेरे बेटे की, लेकिन मीठा बहुत खाता है, तो मैंने कहा लेकिन ये क्या तो वो भी इलामत ही है कि, लेकिन क्यों कह रही हो? नहीं, मैंने समझा था कि मीठा बहुत खाना मजीद तकवीत दे रहा है इस चीज को। क्यों जी, आपके नवासे का क्या हाल है? आपने जिक्र ही नहीं किया कोई फिर? जी वो तो बहुत ही जिद्दी हो गया, खाना बिल्कुल नहीं खाता और अच्छा? तंग कर रहा है, क्या कर रहा है? तंग बहुत कर रहा है, रोता रहता है। हर वक्त शोर मचाता है। वो कहीं अपने अब्बा को तो नहीं मिस कर रहा? जर्मनी से आया हुआ है, हवा में जाना चाहता है उस बस। अच्छा, जी। खुली हवा में। आपके जी, पीछे खुली- खुला सहन है, सुबह बिठा दिया करें बाहर ले जाके, क्या हर्ज है? चोटें बहुत लग काफी जाती- खुला सहन है आपका। चोटें बहुत लग जाती है उसको। तो वहाँ घास पे क्या चोटें लगनी है? अच्छा, फिर जी। क्या इलाज कर रही हैं? वही सारा कैमोमिला दिया उसको 1000 में? जी कितनी दफा? 1000 में नहीं, 30 में दिया। नहीं नहीं, कैमोमिला 1000 में देना चाहिए। मिजाज पर 30 में कोई खास असर नहीं होता कैमोमिला का। 1000 की ताकत में हफ्ते में एक दफा 3-4 खुराकें दे दें उसको, ठीक है? जी ये तो बड़े आदमियों के मिजाज पे भी असरअंदाज हो जाता है माशाल्लाह। कई केसेस में बीवियों ने शिकायत की थी कि खान हमारे गुस्सीले और चिड़चिड़े बड़े हैं, तो उनको मैंने कहा चुप करके बगैर बताए पानी में डाल के खिलाओ, और बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, कहते हैं बड़ी तब्दीली पैदा हुई। इसलिए भी नहीं बताया कि वो कहीं ये ना समझें कि नफसियाती असर होगा है इसका। और कुछ एक और भी वजह है कि फिर उनको बीवियों पे गुस्सा और भी आता है कि हमारी शिकायत की है, समझे ना? इसमें जिगर की तकलीफ़ों में जो ख़ास इलामतें हैं कि जिगर में चुभकें पड़ती हैं इस हिस्से में, जैसे ये डंग सा लग रहा हो, और दाईं तरफ लेटने से तकलीफ बढ़ती है। ये दो इलामतें, अगर मुंह में लुआब ज़्यादा हो और दूसरी इलामतें कुछ मालूम मौजूद हो मिलती जुलती, तो लिवर की खसूसी इलामतें ये दो हैं। पेचिश से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। आमतौर पर रोज़मर्रा की पेचिश में ये काम आ सकता है। कॉलिक, हर किस्म के रंबलिंग, डिस्टेंशन, पेट उफारा हुआ और दर्दें कभी इधर कभी उधर, और उनमें अगर स्टिंगिंग भी मौजूद हो, जैसे मक्खी ने डंग मारा है, उस वक्त ये दवा ज़्यादा मुफीद है, यानी ज़्यादा एप्लीकेबल है, ज़्यादा करीन है उस मरज़ के। मरकौर की तरह इसमें भी ये इलामत पाई जाती है कि इजाबत के बावजूद दर्द में मुकम्मल आराम नहीं आता या कुछ वक्फा भी नहीं पड़ता। मरकौर में दर्द मुसलसल जारी रहती है, और इसमें ये एहसास कि अभी कुछ है, इरिटेशन का एहसास रहता है। ये फ़र्क है मरकसॉल और इसमें, सिर्फ तेज़ी का फ़र्क है, लेकिन बीमारी की मौजूदगी का एहसास मुसलसल जारी रहता है। बहुत सी ऐसी दवाएं जहां सख्त पेचिश के बावजूद एक दफ़ा इंसान फारग हो तो कम से कम चंद मिनट आधे घंटे के लिए कुछ रिलीफ मिल जाता है, फिर बीमारी शुरू हो जाती है। मरकरी में कोई रिलीफ नहीं है। मरकौर में उसके अलावा एडिशनल इलामत यह है कि मरकौर में पेशाब पर भी ऐसे मरीज़ में पेशाब पर भी असर पड़ता है। वहाँ भी दुखन, जलन और थोड़ा होना एक किस्म की ये मसाने की पेचिश है, और अक्सर दोनों में इकट्ठा ज़ाहिर होता है। ये यानी इन दोनों हिस्सों में मरकौर अगर बीमारी हो, मरकौर अगर दवा हो, तो मसाने की बीमारियों में और पेट की अंतड़ियों की बीमारियों में एक जैसा असर दोनों बैक वक्त ज़ाहिर होता है, लेकिन मरकसॉल में ज़रूरी नहीं है। और खाली पेचिश में जब आम तौर पर मरकरी की इलामतें होंगी तो मुफीद होगा।
मैंने आपको बताया था ना मर्क गर्मियों की पेजिश में ख़ासतौर पर अगर खूनी हो तो कौन सी दवा मुफीद है? एकोनाइट और एपिकॉक, ऐसे एक्रोनाइट और एपिकॉक, उसमें मरकरी भी लिख लें। अगर वायलेंस ज़्यादा हो और खून आए खुला खुला तो फिर मरकौर है उसकी। अगर ऐसी नुमाया वायलेंस ना हो मगर दर्द हो और म्यूकस आंव ज़्यादा आती हो, खून की आमजिश हो मगर खून के फवारे न चलें, ऐसी सूरत में मर्कसॉल मरकौर से ज़्यादा बेहतर असर दिखाती है। ये वक्त हो गया है? हाँ हो गया, ठीक है। अच्छा आप इजाज़त दें, बाकी इंशाल्लाह कल हैं। अब और दवाइयों के भी नोट्स ले लो मुझसे। ये खत भी दिखा पढ़ना था, ये कल बता देना। जी माशाल्लाह आना शुरू हो गया स्टॉक हमारा, ये देख लें। 8 बोतलें आ गई हैं। ये कौन सा है? रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रॉन, करेक्ट, 200, एक्सीलेंट। हाँ जर्मनी की बनी हुई असल शीशी देख लो, असल जर्मनी की है ना, सील बंद है, सील। हाँ तो ठीक है। अब इसको भरवाना शुरू कर दें। जैसे भी आदमी आएगा तो शुरू कर दें। स्टिकर्स को आप भी शुरू कर बड़ा 1 इंच में 3 इंच होता है, बड़ा क्या 1 इंच में 3 इंच का स्टिकर ये टाइप का हाँ। सेपरेट बहुत बड़ा है ये, बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो 2 इंच का भी काफी है। 1 इंच का भी काफ़ी है, 1.5 इंच का भी। ये 1 इंच स्क्वायर है करीबन, 1.5 इंच समझ लें, 1.5 और आधा इंच या 1.5 और 1 है। इस स्टिकर बड़ा करने की जब मर्जी मोटा लिखवा लें, हमें क्या इससे? ये तो कोई बात ना हुई, ये जिन्होंने मोटा लिखवा दिया इस स्टिकर भी मोटा ले लो। हमारी ये बहुत मोटा है, 1.5 इंच या 2 इंच से ज़्यादा ज़रूरत नहीं, समझ गए? ये 2 इंच है, ये 2 इंच है। हाँ 2 इंच है, 2 इंच काफ़ी है। हैं 2 इंच से कुछ कम, ये नाप लें असल नहीं, अभी नहीं, बाद में जाके नाप लेना पूरा। और चौड़ाई इसकी इतनी हो या कुछ कम हो तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है। नहीं जी अब खुदा खुद से तैयारी कर लें आप दवाइयों की और तजुर्बों की। मैंने कहा आपकी बेटी और दामाद यहीं हैं अभी तक या चले गए हैं? यही है, कितनी देर तक? सैटरडे तक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।